अगर आप 2021 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट देखेंगे ना, तो वहां पर अजय भट्ट जी ने कहा था कि एनडीए देने वालों की जो संख्या है वो करीबन 5 लाख से ऊपर है। आप लोग देख सकते हैं 5.5 लाख से ऊपर है। बट वहीं पर देखा जाता है कि जब ये 5 लाख से ऊपर लोग रिटर्न देते हैं तो रिटर्न क्वालिफाई करने वालों की संख्या अप्रॉक्स 8,000 होती है। और फाइनली जो लोग एनडीए ज्वाइन करते हैं उनकी संख्या मात्र 545 के अप्रॉक्स होती है। तो इतने कम लोग ज्वाइन करते हैं। तो ऐसा क्या होता है एनडीए पेपर में जो इतना मुश्किल है? पेपर बड़ा ही सिंपल है, अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप खुद आश्चर्य करोगे भैया इतना आसान कैसे हो सकता है। अगर आप देखोगे पेपर में जीएटी पेपर 2.5 आवर का होता है, मैथमेटिक्स भी 2.5 आवर का होता है। जीएटी में क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, 150 है और यहाँ पर मैथ्स में 120 है। तो जीएटी मुश्किल है क्या? अभी समझते जरा। देखिए जीएटी में एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 4 मार्क्स है। वहीं मैथ्स में एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो है 2.5 मार्क्स। क्लियर है? अब यहां पर ही खेल आ जाता है। टोटल जो आपका रिटन का स्कोर है वो होता है 300 प्लस 600, मतलब 300 मैथ्स के लिए और 600 आपके जीएटी के लिए। टोटल आपका स्कोर बैठा 900। और आपको अगर क्वालिफाई करना है तो लेस देन 50% मार्क्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ आती है वो नियर बाय 380 आती है। इतना आसान है अगर देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है कि एक पेपर जिसमें 50% से भी कम कट ऑफ आती है वो निकालना है और आप सीधे 8,000 के ब्रैकेट में आ जाएंगे जिन्होंने रिटर्न निकाला है। एसएसबी की कहानी फिर कभी करेंगे। तो अभी सवाल ये आता है कि जब इतना सरल या इतना कम लेवल का कट ऑफ आता है और जिसको आईआईटी के कंपैरिजन में बहुत छोटा एग्जाम समझा आता है, भाई आईआईटी बड़ा एग्जाम है, एनडीए छोटा एग्जाम है रिटन के लेवल में, तो यहां पर ये क्या हो रहा है कि बच्चे निकाल नहीं पा रहे हैं। जरा यहां पर समझते हैं। देखिए अगर आप एनडीए यहां पर आखिर में रख दें तो एनडीए जाने के कई रास्ते हैं और कई बच्चे पहुंच भी जाते हैं। आप देख पा रहे हो भाई, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, घूम फिर के रास्ता है, यहाँ पर सीधा रास्ता है, कई टाइप के रास्ते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो ऑलरेडी वॉकन पाथ हो, मतलब जिसपे कोई पहले से चला हुआ हो, जिसने एनडीए निकाला हो, उसकी सुन लो और वो पाथ ले लो, आराम से निकल जाएगा। यही बच्चे गलती करते हैं, वो अपनी मर्जी चलाने लगते हैं, कुछ पहुंच जाते हैं और ज्यादातर रह जाते हैं, पीछे ही रह जाते हैं सारे के सारे। इसलिए आपको हमेशा वो ही पाथ चूज करना है जो पहले से एनडीए में चला हुआ हो, क्योंकि उसने एनडीए निकाला है। अब यहां पर एक इंसान आता है देवव्रत, आप तो खाली एनडीए का एम लेके चल रहे हो ना। इन इंसान ने एससीसीजीएल, एससीसीपीओ, एससीसीएचएल, यूपीएससी, सीडीएस, एफकेट सारे एग्जाम निकाल रखे हैं और यहां पर ये आदमी आपकी मदद करने आ रहा है, मेंटोर करने की, अब तैयारी कैसे करनी है एनडीए की। और अब देवव्रत सर से गाइडेंस लेने से पहले मैं आपको पहले एक बात बताना चाहूंगा। देवव्रत सर जो है राइट नाउ ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में एज अ मैथ्स फैकल्टी, आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ मैथ्स एंड साइंस फैकल्टी। बट यहाँ पर आप समझें कि जब आप ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी जाते हैं ना, मान लो आपने एनडीए में एनरोल लिया, भाई एनडीए का आपको तैयारी करनी है, क्लास 12th में हो आप, एनडीए की आपने तैयारी करने के लिए शुरू किया, तो आपको वहां पर मेडिकल टेस्ट कंपल्सरी देना होता है। अगर आप मेडिकल टेस्ट दिए बिना एंट्री नहीं ले सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। और यही अच्छी बात है ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी की, ये बच्चों का करियर बर्बाद नहीं होने देते। पहले ही इस बात की मेक श्योरिटी करते हैं कि यार यहां पर जो बच्चा है उसका मेडिकल पहले ही हो जाए और उसके बाद उसकी तैयारी शुरू हो, जिससे उसको ये तो पता लग जाए कि फॉर श्योर अगर उसने एनडीए का रिटन और एसएसबी निकाल दिया तो वो ज्वाइन हो रहा है। ये जरूरी है। अब इसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी अगर आप मेडिकल टेस्ट फ्री में कराना चाहते हो तो आप ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी पहुंचो, 1 मई को रजिस्ट्रेशन अभी कॉल करके कर लो और वहां पर जब जैसे ही आप कॉल करोगे वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपके मेडिकल्स के लिए भी। तो आप फ्री में मेडिकल अभी करा सकते हो, ये मौका है, अभी ही मौका मिला है। वरना अगर आप एडमिशन लोगे तो आपके उस एडमिशन प्रोसेस का ये पार्ट होगा। सो मेक श्योर यू डू इट राइट नाउ। आप उनको रिंग करके बोलो सर मेरे को मेडिकल फ्री में जो 1 मई को हो रहा है ना उसमें आना है सर। चलिए अब मुलाकात करते हैं देवव्रत सर से और जानते हैं कि एनडी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद शुभम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड। तो मेरे हिसाब से मैं आपसे सिर्फ डायरेक्ट एक सवाल पूछता हूँ सर, एनडी अब आई थिंक अब तुक्का तक्का बन गया है। 5.3 लाख लोग देते हैं, 8,000 10,000 के आसपास लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं और 400-500 के आसपास लोग फाइनली एनडी जाते हैं। ठीक है सर, और पेपर अनप्रेडिक्टेबल है मेरे हिसाब से। सर अब देखिए क्वेश्चन बड़े अटपटे आ रहे हैं। जीएटी में क्वेश्चन आया है एक जीके का, बताइए कितनी यूनियन टेरिटरीज है, कितनी स्टेट्स हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि बताइए कि कौन से टाइम में बुद्धा को एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह कंसिडर नहीं करा जाता था, ह्यूमन इमेज नहीं कंसिडर की जाती थी। अब ये सब बहुत रेयर है, शायद ही किसी बच्चे को पता होगा और काफी बच्चे छोड़ के आए होंगे। तो इट्स अ वेरी हार्ड
इंडिया निकालना इस मतलब बहुतों का सपना है, बट मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल हो गया सर अभी। देखिए शुभम, ऐसा नहीं है कि एकदम बच्चा कर नहीं सकता अटेम्प्ट, लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 4 महीने 5 महीने की प्रिपरेशन में वो कितना पढ़ लेगा। बेसिक चीज ये है। हिस्ट्री में जैसा आपने बताया, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं, जैसा यूनियन टेरिटरी वाला बताया, बच्चे बच्चे को पता होगा। लेकिन वहीं पर जो बुद्धिज्म का क्वेश्चन आ गया है, जिसने डीप में पढ़ रखा होगा वही क्वेश्चन कर सकता है, और 12वीं का बच्चा इतनी डीप में नहीं पढ़ के जाता। क्लियर कट बात है। लेकिन अब बच्चे को पढ़ना क्या है, वो उसको देखना पड़ेगा। अब हर चीज के पीछे भागेगा तो शायद वो जीएटी शायद ना क्लियर कर पाए। मेन चीज ये चल रही है आजकल। बट सर जीईटी का स्कोर भी तो इंपॉर्टेंट है ना, 250 नंबर नहीं आएंगे तो काम नहीं बनेगा। अभी जो आपकी वीडियो देख रहे हैं वो 11th 12th के बच्चे हैं, और ये अभी सोच रहे हैं कि एनडी निकालेंगे हम स्कूल के साथ या स्कूल के जी। बाद ड्रॉप होंगे वो। अब प्रॉब्लम ये है कि सर नहीं समझ में आ रहा कहाँ कैसे होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा टफ देता हूँ सर मैं आपको। क्वेश्चन ये था कि एक चाइनीज ट्रेवलर है, एंशिएंट इंडिया पीरियड में आया था, उसने एक किताब लिखी, रिकॉर्ड ऑफ द ट्रेवल्स टू मिडिल इंडिया, ये किताब का नाम था। आप नहीं पता लगा सकते कि कौन सा वो ट्रैवलर था। अब मैं आपको एक और आसान क्वेश्चन सा बताता हूँ, बहुत ही सरल। इनमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है? जिसने थोड़ी बहुत भी समझ है, 50% भी नंबर लाया वो भी कर देगा। बताइए इनमें से कौन सा सोल्यूशन नहीं है? एलॉय, मिल्क, एयर या शुगर? जो कोलॉइड है इसमें, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो बच्चा कर लेगा। साइंस का सेक्शन तो आपने देखा होगा कि कितना आसान आया है, कि अगर बच्चे ने 10वीं तक भी ढंग से पढ़ाई करी है, 11 12 की बात भी नहीं कर रहा हूं, 10वीं तक हाँ भी करी है, तो वो पेपर निकाल लेता साइंस का जी सेक्शन। जी जी लेकिन वहीं पर आपने जो भी चाइनीज ट्रैवलर वाला क्वेश्चन भेजा है, वो एकदम ड्रास्टिक है। जी। एक बहुत इजी सेक्शन है, एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रखा है बट सर होगा इंडिया में। कैसे अब? जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा तो आपने कहा कि आज भी अगर बच्चा साइंस पे और अपनी ज्योग्राफी पे फोकस करे तो 250 से ऊपर नंबर ले जाएगा, प्लस इंग्लिश में 120 नंबर का होल्ड रखे। अभी क्या कंसेप्ट है, मुझे आप समझाओ, ये आप क्यों कह रहे हो ऐसा? देखो, आप अभी आपने बहुत ड्रास्टिक क्वेश्चंस मेरे को बताए, हाँ ठीक है। अभी हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशियंट भी है, मिडिएवल भी है, मॉडर्न भी है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आ गए और मिडिएवल से एक क्वेश्चन आया। अब आप देखिए, बच्चा मिडिएवल के पीछे भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन के पीछे आपने कम से कम मिडिएवल खत्म करने के लिए आपको 1 महीना करीबन चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। अब आप उसको कवर करने के चक्कर में आपने अपना जो पॉलिटी का सेक्शन है, जो इजी सेक्शन है, ज्योग्राफी का जो कंसेप्चुअल, अगर कंसेप्ट बेस्ड पे आप जा रहे हैं, ज्योग्राफी को आपने कंसेप्चुअली पढ़ा है, तो वो भी आसान सेक्शन है। करंट अफेयर्स जिसको बच्चे एकदम ही मतलब नकार देते हैं, उससे आप देखिए कितना वेटेज ऑफ क्वेश्चंस आया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन वही बात है, आपको पता होना चाहिए आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सर, आप जो कह रहे हैं ना फिर वो प्रैक्टिकल नहीं। मैं बताऊं, 7 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं। आप 7 से 10 क्वेश्चन के लिए आप पूरी जाने लगा दोगे? साइंस में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 200 मार्क्स से अटेंड करते हैं, वो मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत बड़ा ह्यूज नंबर है, ह्यूज वेटेज है। करंट अफेयर आप कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे? अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर जब आप तैयारी कर रहे हो तो प्रेशर ना ये उसका भी है, बोर्ड का, या इस बात का भी एग्जैक्टली। प्रेशर है कि मेरा होगा क्या। जी। वो नहीं हो रहा है डिजॉल्व सर दिमाग में। और आप अगर आप पेपर को कह रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, खुद से एनालिसिस कैसे करें वो एक आदमी? चलो यहां से वीडियो देख ली फिर। देखिए, मैं आप शुभम, आप भी प्रिपरेशन फेज में रहे, मैं भी प्रिपरेशन फेज में रहा हूं। हम लोग अगर फर्स्ट टाइम पे घर पे बैठे हुए ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, क्वांट्स में सब कुछ आता है, मैथ्स हमारी अच्छी है लेकिन क्वांट्स में सब कुछ आता है, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे कि फॉर्मूला से डायरेक्ट आ रहा है, फॉर्मूले में हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, वैल्यू आंसर आ सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो वो बाकी बच्चे हैं, जो लोग कोचिंग ले रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको टेक्निक्स पता है, ठीक है। वो बच्चे पहले ही घर पे बैठे बच्चे से अलग होते जा रहे हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं ना कि कोचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं वही एनालिसिस करके बैठे हैं कि एक्चुअल में बच्चे को पढ़ाना क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चे को आपने पूरा का पूरा एंशियंट पढ़ाया, पूरा का पूरा मिडिएवल पढ़ाया, बच्चा मुगल एम्पायर को पढ़ के बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन अब आ नहीं रहे। वो पोएट के बारे में पूछ रहे हैं, उसके कोर्ट में कौन सा पोएट ने क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहे हैं। बच्चा कितना याद कर लेगा? उसके पास पहले ही बोर्ड्स का प्रेशर है, जैसा आपने बताया।
बोर्ड्स के सिलेबस के साथ साथ वो जीएटी का कितना सिलेबस कंप्लीट करेगा? हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी है, और इसके अलावा साइंस का सेक्शन भी है। ठीक है, कितना कवर करेगा? यही चीज हम लोग बताते हैं कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। अब फॉर एन एग्जांपल मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं। करंट अफेयर्स अगर बच्चा एग्जाम से एक हफ्ते पहले पढ़ने बैठता है, 6 महीने की करंट अफेयर्स खत्म कर पाएगा? वो क्या करेगा? वो 1.75x या 2x की स्पीड पे कोई वीडियो देख लेगा। जरूरी थोड़ी ना है कि उसी से फंसे क्वेश्चन। वो अपने हैबिट में नहीं डाल रखा है करंट अफेयर्स को। अगर हैबिट में होगा करंट अफेयर्स तो वो ऑप्शन, 4 ऑप्शन देख के अपने आप क्लिक कर सकता है। जैसे आपने सॉल्यूशन वाला भी क्वेश्चन बोला, अगर थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट लगाया होगा बच्चे ने तो अपने आप ही निकाल सकता है कि ये सारे सॉल्यूशन है, मिल्क सॉल्यूशन नहीं है। तो इस टाइप से ही थोड़ा सा उसको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जो भी बच्चा बैठा हुआ है घर पे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अभी ना एक बहुत बड़ा मिथ है या सच है, जो भी आप बता दो। जीएटी में इनका मानना है कि इंग्लिश की अलग कट ऑफ तय होती है, इंग्लिश का सेक्शन इतने मार्क्स से क्लियर करना है, को 33%। साइंस का अलग, जीके मतलब हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल अलग। क्या ये बात सच है? अरे पहले जीएटी में आप पूरा ओवरऑल एक पेपर आपके लिए ले रहे हैं। अगर अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती तो आपके पास वो भी रहता, क्या कहते हैं, सीडीएस के पैटर्न पे रहता। मैथ्स का अलग, जीएस का अलग, इंग्लिश का अलग। यहां पर आप ये देखिए कि जो जीएटी का सेक्शन है, इट इज कंबाइंड ऑफ एक पूरा अपना जीएस वाला सेक्शन हो गया, एक अपना साइंस का सेक्शन हो गया, और थर्ड अपना इंग्लिश का हो गया। नाउ बच्चा जो है इंग्लिश के सेक्शन को, आप खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप देखेंगे जो वोकैब वाला सेक्शन है, लाइक वी वर हैविंग द डिस्कशन, आपके पढ़ाए हुए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन फंस गए, जी। सारे फंस गए, और कुछ टीचर्स नहीं फंसे वोकैब के सेक्शन। अब बच्चा यही डाउट में रहता है कि पूरी वोकैब की पूरी कोई बुक पढ़ जाए। ठीक है, आपको एक्चुअल में एनालिसिस करना है। व्हाई योर एनालिसिस ऑफ इंग्लिश इज सो मच एक्यूरेट कि आप जो पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है और बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने पीछे का पेपर एनालिसिस पूरा का पूरा करा हुआ है। नाउ वी नीड एक्सपीरियंस टीचर्स लाइक यू, कि जो एनालिसिस प्रॉपर करवा सकते हैं बच्चों का, एंड दे नो कि बच्चे को एक्चुअली में पढ़ाना क्या है। लाइक फॉर द साइंस सेक्शन उन लोगों को एक्चुअल में फिजिक्स को ज्यादा वेटेज देनी है, केमिस्ट्री को उससे कम, बायो को उससे कम। सेम गोज विद जीएस सेक्शन। आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, एंड करंट अफेयर्स। एंड हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से आप स्टार्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर सकते हो पॉलिटी में, क्योंकि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के एंड आते आते। तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं जो एनालिसिस इनको करनी पड़ेंगी बच्चों को। सर मेरा अभी भी सवाल ना छुप गया। मैंने सिंपल पूछा था कि इनकी सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग होती है, सब्जेक्ट की नहीं होती है। नहीं नहीं शुभम, इन लोगों को कंबाइंड इस पूरे के पूरे पेपर को मिला के, दैट इज इंग्लिश, जीएस एंड साइंस, मिला के इन लोगों को अपना एक स्कोर लेके आना है। अब बच्चा ये ना सोचे कि मैं जीएस के सेक्शन को ही फोकस करके चल रहा हूं। इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लो ना, इंग्लिश में आप अच्छा कर लो स्कोर वहां पर, तो आपका जीएस का कवर हो जाएगा अगर आप कुछ गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो। एंड साइंस को आप होल्ड रखो। कई बच्चों का, आप देख रहे हो इस बार का भी साइंस का आपने सेगमेंट देखा कितना आसान आया था। बच्चा साइंस के सेगमेंट के पीछे इतना ज्यादा मेहनत करने लग जाता है कि वो कुछ भी उल जलूल सब कुछ पढ़ रहा है। वो बायो के पीछे पागलों की तरह इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ रहा है। नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है। वही जैसे मैं पहले से बताता आ रहा हूं। नाउ इंग्लिश का आप देखते हैं कि स्पॉटिंग एरर वगैरह है, यहां से आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वो तो चलो साइड रख दो, लेकिन जो वोकैब का सेक्शन है, लाइक ईडम फ्रेजेस हो गया, साइनो एंटो वगैरह हो, ये कितना वेटेज रखता है। आप इसको स्ट्रॉन्ग करो ना, एंड यू शुड नो कि क्या स्ट्रैटेजी है। लाइक यू टेल इन योर वीडियोस आपको कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, एंड यू कैन ऑल्सो नो कि मतलब, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपने मेरे को बताया था कि आपका पढ़ाया हुआ कितना सब कुछ आया, ऑलमोस्ट 95% आपका पढ़ाई हुई वोकैब फंसी है जी बच्चों की, एंड आपको खुशी हो रही थी पेपर देख के। जी 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 एंड जी। सेम गोज विद मी, जैसे कि मैंने साइंस में जो पढ़ाया वही का वही फंस रहा है। तो हमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने से अच्छा आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली ये चीज पढ़े और यहीं से पेपर फंसेगा, तो आप अपना आप क्लियर कर सकते हैं पेपर। ठीक है सर, हम दोनों बातें क्लियर करेंगे। मैं अपने इंग्लिश के साइड से क्लियर कर दूंगा और आपकी तरफ से साइंस एंड ज्योग्राफी की बात करना चाहूंगा। मैं पहली बात मुझे बताइए, काफ़ी सारे बच्चों का ये मानना होता है यार इंग्लिश को छोड़ के ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स सारी सारी एक साथ कर लो।
और इंग्लिश को थोड़ा साइड में रखो। आपका मानना हाँ, क्या है, सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी गलत, एकदम गलत अप्रोच की बात करूंगा मैं। क्यों, ऐसा क्यों है, गलत क्यों है ये? लाइक आप खुद देखिए, आप प्रिटी मच श्योर होते हो इंग्लिश के सेगमेंट में कि वोकैब अगर आपने ढंग से कर ली तो आपका सेक्शन अच्छे से आप स्कोर कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको आता है आता है, नहीं आता नहीं आता, ठीक है, आप तुक्का बिड़ाओगे वो नेगेटिव में जाएगा, लेकिन आप प्रिटी मच श्योर होते हो कि आपने इतनी वोकैब पढ़ी है, इसमें से कहीं ना कहीं सब फंस ही जाता है। ठीक है। नाउ रही बात अपने स्पॉटिंग एरर की, ग्रामर वाला जो पार्ट है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है, कई सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, तो एक लिमिट के बाद आके आपको दिखने लग जाता है कि क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। सेंटेंस चेंज हो सकता है लेकिन एक्सेप्शन यहीं पर आ रहा होगा। यू कैन इजीली ग्रैब स्कोर फ्रॉम इंग्लिश। बच्चे लाइटली लेते हैं, पढ़ते ही नहीं उसको, लेकिन वहां पर आता है पेपर और वो लोग इंग्लिश के सेगमेंट को धड़ाधड़ धड़ाधड़ टिक मारते चले जाते हैं, ओएमआर भरते चले जाते हैं, और नेगेटिव में वही चीज ले आती है। मेरे हिसाब से आपका इंग्लिश का वेटेज इतना है कि आप उसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन ग्रैब गुड मार्क्स फ्रॉम इंग्लिश। सबसे पहले आपने इंग्लिश के सेगमेंट से आप मार्क्स ले आओ ना, देन गो फॉर द साइंस पार्ट। अगर आप अब साइंस में जा रहे हो, इंग्लिश को आपने अच्छा से कर लिया, अब आप साइंस पे जा रहे हो, तो साइंस आप जान रहे हो कि कितनी आसान आ रही है इस बार। हमेशा से ही आप डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, अगर फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर रहे हो और आंसर आ जा रहा है आपका। ठीक है। आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि जेई लेवल की फिजिक्स आप करने लग जा रहे हो। आपको एनडीए के लेवल की फिजिक्स करनी है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ठीक तो है। आपको लिमिट करना है अपनी बिल्कुल पढ़ाई सर। को कि बिल्कुल कितना बिल्कुल। उस चलिए, सेगमेंट ये में बात जाओ। समझ में आ गई, लिमिट में पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, सोच समझ के अपना सब्जेक्ट डिसाइड करते हुए पढ़ना है, ये सारी बात समझ में आ गई। मेरी अभी सर एक सवाल मैं इंग्लिश में और डालूंगा और मैं उसके बाद जानना चाहूंगा, अभी 6 महीने बाकी हैं, 2 सवाल है मेरे। 6 महीने बाकी हैं और इन 6 महीने को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी कैसे यूज़ करता है, क्योंकि आपके यहाँ तो रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे जानना है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हो। मेरा पहला सवाल, एक मिनट सर, मैं अपना पहला सवाल, पहली बात तो ये, आपने इंग्लिश के बारे में जो भी बोला ठीक, बट इंग्लिश पे बच्चे इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि इंग्लिश वो मान के चलते हैं जिसकी अच्छी जैसी है वो वैसी है, उसको ज़्यादा इंप्रूव नहीं किया जा नहीं सकता। किया। तो वो क्यों अटेंशन दें इसे? देखिए, यहीं पर यही ओवर कॉन्फिडेंस, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा समझता है कि मेरे को जो आती है वो सब सही है। हाँ। ठीक है। एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक, वो सोचता है कि यही आंसर होगा और उसके बगल वाला ऑप्शन सही होता है। अब ये क्या कर रहा है, आपका जो बाकी सेगमेंट का स्कोर है वो नेगेटिव में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। ट्रू। सो इट इज प्रिटी मच एविडेंट कि अगर आप बिना धड़ल्ले से, बिना कुछ पढ़े आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो ये तुक्का ही है, तुक्काफिकेशन कर रहे हो आप इंग्लिश में। अगर आपको प्रॉपर पता है कि यहीं पर एरर है, स्पॉटिंग एरर में आपने प्रैक्टिस कर रखी है, यही एक्सेप्शन है, यहीं पर फंसेगा आंसर, तो ही आप वो टिक कर सकते हो। ठीक है। अब आप नेगेटिव में नहीं जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है। नाउ आपने भी देखा होगा जो सीबीएसई बोर्ड के, जिसकी इंग्लिश खराब होती है, या यूपी बोर्ड का कोई बच्चा है, या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड का बच्चा है, वो इंग्लिश को बहुत सीरियसली लेता है। और वो क्या करता है, वो जो आप ग्रामर पढ़ा रहे हो, वो जो रूल्स पढ़ा रहे हो, वो देखता है, समझता है, प्रैक्टिस करता है, और उसके क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे होते हैं। वो क्या कर रहा है, अपना स्कोर बढ़ा रहा है इंग्लिश में। आपकी इंग्लिश कैसी भी हो, नो डाउट आपने शेक्सपियर पढ़ रखी होगी, जूलियस सीजर, मैकबेथ सब पढ़ रखा है, लेकिन वो इंग्लिश नहीं है ना, ये तो ग्रामेटिकल है। ब्रेनन मार्टिन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली exactly, यहाँ पर ना पूरी इंग्लिश ट्रिक वाली होती है। मैं कहूँ एग्जैक्टली। राम एंड श्याम आर गोइंग, बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, यहाँ पर आर आएगा, आप लोग डैम श्योर होंगे, पर मैं इसको बदल दूँ, द प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर इज कमिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एक ही आदमी है, इसलिए इज आया है। अभी नहीं पता ट्रिक तो तुम आज भी फंस रहे हो, कल भी फंसोगे, हमेशा ही फंसोगे। हमेशा फंसोगे। एग्जैक्टली। ये बात है। बट सर अभी अगला सवाल, अगले 6 महीने में ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में होता क्या है, क्योंकि आप लोग तो बड़ा स्ट्रक्चर में चलते हो। जी। तो अब 6 महीने तो रह ही नहीं गए। हाँ। मिड ऑफ अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने ये और आधा महीना ये, साढ़े चार महीने की बात चल रही है। ठीक है। अब 4.5 महीने में बच्चे को फोकस क्या करना है? इफ ही इज गोइंग टू रन आफ्टर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एट दिस मोमेंट, वो कवर नहीं कर पाएगा, वो कुछ भी कवर नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ पजल्ड अप रहेगा कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, मैंने ये भी नहीं करा। ठीक है। नाउ ही हैज टू बी वेरी मच स्ट्रक्चर्ड। अगर आप आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, अपने घर पे बैठे हो, आपको पढ़ाई के लिए सोचना है कि ये 4 साढ़े 4 महीने कैसे यूटिलाइज करने हैं। ठीक है। आपको मैथ्स के सेगमेंट को प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है।
उसके अलावा वो 300 नंबर तो आपके हैं ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 600 नंबर जो जीएटी के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको किस तरह अप्रोच रखनी है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में। Now, rather than running for geography, history, polity, economics, current affairs, इतने सबके पीछे भागने से अच्छा सबसे पहले make a strong hold on English. वहां से आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हो। Practice as much as you can. रूल्स आपको पता होने चाहिए। किसी प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है तो प्रॉपर गाइडेंस लो, एकदम लाइटली मत लो इंग्लिश को। इंग्लिश अगर इतनी आसान होती तो हर कोई अच्छा खासा जीएटी में सेगमेंट में स्कोर कर रहा होता, लेकिन आप देख रहे हो जीएटी का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते बच्चे। 200 नंबर की तो प्रॉपर आ रही है ना इंग्लिश। अगर सबकी इतनी अच्छी इंग्लिश है 170 प्लस आने चाहिए, बाकी 80-90 नंबर तो साइंस और जीएस को मिला के आ ही जाएंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल ट्रू ट्रू। अब यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियरिटी देता हूँ, सर जो बात कह रहे हैं बहुत स्ट्रांग कह रहे हैं, समझो मेरी बात। 200 नंबर की जो तुम्हारी इंग्लिश बैठ रही है, इस 200 नंबर की इंग्लिश में 30 क्वेश्चन तो खाली सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज लेके बैठे हैं। ये कोई भी इंप्रूव कर सकता है, शर्त ये बंदा डिसिप्लिन और रोज पढ़ता हो उसको। ठीक है, अब अगर तुमने 30 क्वेश्चन सही कर दिए, मैं मानता हूँ 25 ही सही कर दिए, तो भी तुम अराउंड 120 के आसपास ला सकते हो, क्योंकि ग्रामर के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 तो सही करोगे। एंड टोटल आप 35 क्वेश्चन राउंड सही करोगे, 30 को भी 4 से मल्टीप्लाई करें तो 120 बैठता है। तो 120। यहाँ तो तुमने 35 सही करें तो 120 से तो ऊपर बैठेगा ही बैठेगा। अगर आपने साइंस और ज्योग्राफी या पॉलिटी इनमें से कुछ कॉम्बिनेशन बना के रख रखा है, यू विल ऑटोमेटिकली स्कोर मोर देन 250, और यही हमारी जरूरत है। जी। बट सर एक बात बताइए, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो बच्चों को लगता है वो मैथ्स लगता है। या 3-3 4-4 बार पढ़ना पड़ रहा है, फॉर्मूलेज याद करने हैं। अगर शुरुआत से शुरुआत करें और मैथ्स का सिलेबस खत्म करते जाएं तो टोटल 200 से ज्यादा फॉर्मूले बैठ जाएंगे। जी। तो ये कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, ये सब आ रहा है, बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब कैसे हो सकता है पॉसिबल? और ये 4 महीने तो इम्पॉसिबल है ये। देखिए, अब आपके पास वो पूरा का पूरा बाइफरकेशन है कि किस सेगमेंट से कितने मार्क्स के किसके क्वेश्चन आए। मतलब कैलकुलस से कितने क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब आपको वो चीज क्वेश्चन को करने हैं, वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, या फिर उसकी तैयारी, उस पर्टिकुलर चैप्टर की तैयारी करनी है जो आपका पेपर में रिफ्लेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि आप उसको प्रिपेयर करें घर पे, और जब क्वेश्चन पेपर जब आपके पास होगा एनडीए का वहां पर, तो आप उसको सॉल्व कर पाए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की बात करें, अगर आप बहुत अच्छी से तैयारी कर लीजिए, ठीक है, वहां पर जब आप जाएंगे और एक क्वेश्चन देखेंगे, शायद आप वो ना कर पाए। ये मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूं कि जो बच्चों का मॉक लेता हूं, या फिर जितने भी बच्चे यहाँ पर अपेयर कर रहे होते हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, उन लोगों का ये वाला जो सेगमेंट होता है ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। वो प्रैक्टिस उतनी ही होती है जितनी कैलकुलस की हो रही है, जितनी ट्रिग्नोमेट्री की हो रही है उतनी ही हो रही है, जितनी स्ट्रेट लाइन की हो रही है, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। या तो वो आंसर नहीं निकाल पाते, या तो निकाल लेते हैं तो गलत आ जाता है। राइट स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत ही ज्यादा मैथ्स को ही फोकस लेके चल रहे हैं। अब बात आई कि आपको अप्रोच कैसी रखनी है। एनसीईआरटी के ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप पेपर देने जा रहे हो एनडीए के मैथ्स का, तो आप वो 300 नंबर में 150 टच करना तो दूर की बात, आप 100 भी शायद टच ना कर पाओ। आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट अप्रोच क्या होती है। जस्ट लाइक कि आपको पता होना चाहिए ऑप्शन से कैसे आंसर ढूंढना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, वैल्यू अजम्पशन क्या होता है। आपको ये सारी टेक्निक सीखनी चाहिए। बेसिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए और टेक्निक्स भी आनी चाहिए, तो तभी आप जाके क्लियर कर सकते हो। लोग कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग तो होता है, पेपर में बैठते हैं, मैथ सॉल्व नहीं हो रही होती, लेकिन आपको पता है कि कई क्वेश्चंस हैं। अब शुभम, जैसे ही अब की बार के पेपर की बात करते हैं एनडीए की, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आया था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाला। अब वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी थी ब्रैकेट में। पहली वाली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपको ऑप्शन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, और जिस ऑप्शन को पुट करके आपकी वैल्यू 0 आ रही है वो आंसर हो जाएगा। जैसे आपने ये क्वेश्चन डिस्प्ले करा है, इसमें ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स की वैल्यू 1 रखी है, वाई की वैल्यू -2 रखी है, ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने की जरूरत थी नहीं, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, बिल्कुल नहीं। सब बात होता। फॉर एन एग्जांपल आपको मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का एक क्वेश्चन आ रखा था, शायद आपके पास होगा, जी। आप डिस्प्ले कर दीजिएगा ना। उस क्वेश्चन में था tan इनवर्स 1/2
प्लस tan इनवर्स x बाय 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब यहां पर वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी। अब क्लासरूम में ये वाला जो प्रॉपर पैनल है, अभी मैं यही चीज बोलता हूं, क्लासरूम में ये बच्चों को याद करवा दी जाती है कि ये सीधे सीधे रिजल्ट है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब x की जगह क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। x की वैल्यू 1 आ गई, डायरेक्ट। बच्चे को सॉल्व नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ठीक है, अब फेयर इनफ देखिए सर। कि इस टाइप से आप अप्रोच रख सकते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, फेयर इनफ सर। अभी मेरे को अभी ना इस बात की क्लैरिटी नहीं हो रही अगले 4 महीने में बीडी में क्या हो रहा है, क्योंकि बीडी के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप सीक्रेट ना छुपा के रख रहे हो। आप सीधे बताओ ना, हो क्या रहा है बीडी में। वीडियो में कुछ नहीं, सब कुछ एकदम प्लान वे से होगा। देखिए बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उनको एंशियंट भी पढ़ना है, मिडिवल भी पढ़ना है, मॉडर्न भी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है। अब आप ये बताओ 4 महीने के अंदर क्या क्या पढ़ा देंगे उनको? और अगर पढ़ा भी दिया वो आंसर नहीं निकाल पाएंगे तो कोई फायदा है उस चीज का? नहीं है, कोई कोई फायदा फायदा नहीं नहीं है। है, ठीक है। तो अब यहां पर सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो जीएस के सेक्शन में है वो है पॉलिटी। पॉलिटी इजी सब्जेक्ट, जल्दी कवर अप कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ठीक है। यहां पर कंसेप्चुअल कितना घुसा देंगे? आप एक्सप्लेनेशन में ही समझा देते हो कि पंचायती राज सिस्टम का जो पोर्शन है, शेड्यूल्स का पोर्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, अब आपका जो ज्योग्राफी का सेगमेंट है, जैसे पहले आता था वन लाइनर क्वेश्चन, अब वैसे नहीं रहे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आने लग गया है। पैटर्न चेंज हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस टाइप का पैटर्न चेंज है। लेकिन इतना भी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप जब पढ़ रहे हो, आप अगर घर पे बैठे हो तो आप सीधे सीधे बुक की रीडिंग मार रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट के साथ साथ आपके वन लाइनर भी प्रिपेयर हो रहे हैं और कंसेप्ट को भी क्लियर करा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन दूसरी तरह से फ्रेम हो जा रहा है तो आप कैसे उसको अप्रोच कर सकते हो। फर्स्ट इज पॉलिटी, देन कम्स द ज्योग्राफी। इसमें भी आपके कई सेगमेंट है, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। नाउ कम्स द करंट अफेयर्स पार्ट। करंट अफेयर्स ये नहीं है कि अब पेपर की रीडिंग मारना शुरू कर दिया और डेली पेपर की हैबिट डलवा दी है। 4 महीने वाले बच्चे को मैं नहीं दिलवा सकता हैबिट। फाउंडेशन प्रोग्राम वाले बच्चे को मैं दिलवा सकता हूं, लेकिन 4 महीने वाले को नहीं। उसके साथ सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं हम लोग, डेली हमारे यहाँ पर एमसीक्यूज के तौर पे इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग जब बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, एक हफ्ते उन्होंने प्रॉपर एक डेली कुछ क्वेश्चंस करे हैं करंट अफेयर्स के और हफ्ते के एंड में उनका टेस्ट हो रहा है उसी करंट अफेयर्स को रिगार्डिंग, तो 4 महीने बाद कुछ ना कुछ तो घुसेगा। अब लास्ट के वो जो एक हफ्ते के अंदर जो करंट अफेयर्स बच्चे देखते हैं उसकी जगह पे अब वो डेली देख रहे हैं करंट अफेयर्स, तो कुछ ना कुछ वो बेटर परफॉर्म करेंगे करंट अफेयर्स सेक्शन में, जो वीक होता है 12th वालों। ठीक है, फेयर इनफ सर। सर मेरा एक सवाल है, आपका मान लीजिए बच्चा है ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी का, उसने रिटन क्वालिफाई कर लिया, एसएसबी भी क्वालिफाई कर लिया, क्या वो फॉर श्योर एकेडमी ज्वाइन करेगा? देखिए यही चीज होती है कि हमारे यहाँ सबसे पहले मेडिकली बच्चे बहुत आउट होते हैं। हाँ। आपने भी देखा होगा कि ब्रिगेडियर सर चैनल पे ही मेडिकल इश्यूज के कई सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। बच्चे को श्योर रहना चाहिए कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं है। आप अपने 4 महीने 6 महीने या साल भर दे रहे हो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, चाहे वो एनडीए 1 हो चाहे एनडीए 2 हो। ठीक है, आपने पूरी तैयारी करी, आप रिटर्न भी क्वालिफाई कर रहे हो, एसएसबी क्वालिफाई कर रहे हो, लेकिन अगर लास्ट स्टेज पे जाके मेडिकली आउट हो गए, आपका आपके घर वालों का पैसा बर्बाद गया, आपका टाइम बर्बाद गया, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद गई। इट इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आप बाहर हो जा रहे हो। आप लक को कर्स नहीं कर सकते हो। यहाँ तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए था, इधर यू आर हैविंग योर फ्लैट फुट और नॉक नीज और सम अदर मेडिकल इशू। ये थोड़ा सा आपको देख के ही चलना चाहिए कि आप इफ यू आर गोइंग टू डिफेंस फोर्सेस यू आर मेडिकली फिट। तो मतलब ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी आपका मेडिकल भी देख लेगा? जी, हमारे यहाँ एडमिशन से पहले मेडिकल चेक करा जाता तो पहले मेडिकल उसके बाद एडमिशन। है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। सर एक बात और मैं जानना चाहूंगा, मान लीजिए आपका स्कोर 380 है रिटन में, ओके। रिटन तो निकल गया आराम से, ठीक है, मेरिट में नहीं आया नंबर, क्यों? या मेरिट में आपका नाम ही नहीं आया? और मेरिट होती क्या है? तो शुभम अभी 380 पे है, ही इज ऑन द मार्जिन। हाँ। आप 380 को फोकस लेके ही ना चलो ना। आप 900 नंबर में कम से कम 50% अप्रोच नहीं रख पा रहे हो तो 400 के ऊपर तो लाओ। 400 के ऊपर हो तो आप मेरिट में आ जा रहे हो। 380 इज जस्ट ऑन द मार्जिन लाइन। आपको आप नहीं श्योर हो, मैं नहीं श्योर हूं कि बच्चा क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा।
400 प्लस मार्क्स, ही इज ऑन द सेफर साइड। अभी का भी पेपर जिन बच्चों ने दिया है, अगर 400 के ऊपर बन रहे हैं, जस्ट गो फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन, मैं तो यही कहूंगा। जस्ट फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन। बट ठीक है, मैं यहाँ तक आपकी बात सारी समझ गया। मुझे अभी भी बता दीजिए सर, मैं ना थोड़ा सा, मुझे अभी लग रहा है आप सीक्रेट नहीं बताना चाह रहे। बीडीए में 4 महीने में आपने मोटा मोटा बता दिया, मैं मैथ्स करा रहा हूँ, ट्रिक्स से करा रहा हूँ। आप करंट अफेयर बता रहे हैं, रोज कर रहे हैं, एमसी फॉर्मेट की न्यूज़पेपर की हेडिंग नहीं बन सकती, मतलब हैबिट नहीं पढ़ सकती। तीसरी बात, आपने वो कैप ईडियम फ्रेज बता दिया कि भैया। अच्छा सर, आप अपना थोड़ा इतिहास बताइए, आपने कितने एग्जाम निकाले हैं? सी एसएससी सीजीएल का तो आपको पता ही है। हाँ 2017, 18 एंड 19, 19 का रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले आया है। हाँ ठीक है, ये तो क्वालिफाई हुआ ही हुआ है। ऊपर से स्टेट पीसीएस के हमारे एग्जाम, यूके पीसीएस वाले जो हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वाला हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, ये सारे क्वालिफाई हैं। अपार्ट फ्रॉम द आरआरबी एनटीपीसी जो काफी लेट रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उसमें भी लेवल 6 तक क्वालिफाई कर रखा है। लेवल 6 हाईएस्ट कट ऑफ है, आपको पता है, चंडीगढ़ जोन। ओके। तो मेरे को एक्सपीरियंस ही यही है कि कैसे गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब यू जस्ट थिंक अबाउट मी बीइंग इन द एकेडमी आल्सो, आई जस्ट गो एंड रैंडमली गिव द एग्जामिनेशन, और उसके बाद भी क्वालिफाई हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि पढ़े उतना रहा हूं कि जो बच्चों को पढ़ा रहा हूं वही खुद पढ़ रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं। तो सर एक बात बताइए, मुझे बताइए, आपकी इंग्लिश कैसी है? मतलब तुरंत खाओ, मतलब जैसे होता है ना इंग्लिश ऑनर्स वाला बंदा, वैसी इंग्लिश है आपकी? अरे क्या बात कर रहा हूं, मैं तो आपके वीडियो देखता हूं, मैं खुद घबरा जाता हूं कि इंग्लिश में ये भी है ना। बेसिक चीज ये है कि आप अभी अभी का सेगमेंट देखिए, मैंने एनालिसिस करा, आपका एनालिसिस अलग होगा। मैंने ये देखा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? वो एसएससी के वोकैब आ रही है मेरे हिसाब से। अब मेरे को नहीं पता आपने नहीं, ट्रू कितना है, एनालिसिस। ट्रू है। मैंने जो एनडी की इस बार प्रिडिक्ट की थी, सारे के सारे वर्ड ऐसे सीजीएल के सारे वर्ड्स उठा के दे दिए थे मैंने बच्चों को, इसमें से आएगा। ओके, अब देखिए, आ गया। आपने भी दिया होगा एसएससी, मैंने भी दिया होगा। अब वोकैब चेंज थोड़ी ना हो रही है। वो एक एग्जामिनेशन वहां पर उठा रहा है तो दूसरा एग्जामिनेशन यहां पर उठा रहा है। आपको पता होना चाहिए जो आयोग है या फिर कमीशन है, वो कहां से क्वेश्चन उठा रहा है। वो कहीं से हिंदू के आर्टिकल में ढूंढने थोड़ी ना जा रहा है कि वो कैप का वर्ड मैं यहां से उठाऊंगा। वो भी कहीं से प्रीवियस ईयर उठा रहा होगा, किसी दूसरे एग्जामिनेशन से उठा रहा होगा। इसके पास एनडीए सीडीएस के खत्म हो गए होंगे, मान लो क्वेश्चन, एसएससी से उठा रहा होगा, एसएससी यूपीएससी से उठा रहा होगा। आप लोगों को बस इतना करना है, ज्यादा इधर उधर भागने की जगह प्रीवियस ईयर तो पहले कंप्लीट कर लो। वो कैप बहुत बड़ी है यार, लेकिन वो कैब में अब कोई इम्पेकेबल है, कोई एनाक्रोनिज्म है, कहां तक पढ़ते चलोगे यार। तो अब वही चीज है कि आपको थोड़ा सा देखना है कि कहां कहां से आपको कंटेंट उठाना है और क्या पढ़ना है। वही जैसा आपने जो बच्चों को करवाया अपने बच्चों को, वही मैं यहाँ पर अपने बच्चों को करवाऊंगा। दिस इज द ओके, दैट्स ग्रेट। तो वो 4 महीने ऐसे आएगा। बट सर 4 महीने सिलेबस कंप्लीट किया, सब कुछ हो गया, तो बच्चे क्वालिफाई कर देंगे पेपर? देखिए, स्मार्ट वर्क चाहिए उनको। सबसे पहले वो ये ना सोचें कि मैं हर चीज कवर अप करने के जगह पे, अगर मान लीजिए मैं फॉर एन एग्जांपल कहता हूं कि 2 या 4 चैप्टर मैथ्स में छोड़ दो, लेकिन वो ये नहीं होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस छोड़ के जा रहा हो। ज्यादा वेटेज वाले नहीं, जहां पर 2-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बन रहा है, उस चीज को छोड़ दो। लेकिन वो चैप्टर ऐसा होना चाहिए कि जिसके आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। अगर मान लो वो इजी चैप्टर है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन इतना आसान है कि आप आराम से कर सकते हो, तो उसको छोड़ने की क्या जरूरत है? वो चैप्टर छोड़ दो जिसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। पर्टिकुलरली उस सेगमेंट को फोकस करके मैं सर चलोगे का तो थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू में कहता हूँ। सर कह रहे हैं लॉगैरिथम। अब लॉगैरिथम कॉर्डिक्यूशन ऐसी चीज है जो बहुत ही सरल है। मानते हैं कम क्वेश्चंस आते हैं, मानते हैं एक आते हैं, कभी जीरो भी आते हैं, बट वो एक क्वेश्चन इतना सरल है कि आ गया तो 2.5 नंबर तुम्हारी जेब में। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समय कम खराब हो रहा है और क्वेश्चन आ रहा है तो करना है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है सर, यहां तक मुझे समझ में आ गई। अब मुझे आप पूरी बात समझाओ। आप एक आइडल बच्चे को कैसे देख रहे हो कि भैया वो आपके यहाँ ब्रिगेड डिफेंस अकेडमी अभी आए? पहले तो आपका एडमिशन शुरू कब हो रहा है? सर हमारा जो बैच है उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह तो सारे स्टार्ट हो चुके हैं, और जो बैच है वो एनडीए 2 2022 को फोकस कर रहा है। उसका नाम है सर्जिकल स्ट्राइक बैच। ठीक है, और इसके जो बैच स्टार्ट है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जा रहा है हमारा बैच। तो 18 अप्रैल से हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर, और सितंबर मिड में हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ओ सॉरी, अगस्त मिड में हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4 सितंबर का पेपर शेड्यूल्ड है। तो उस हिसाब से पूरी की पूरी प्लानिंग है कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, पूरा लेसन प्लान तैयार है यहाँ पर।
इस टाइप से चलना। ओके, दैट्स ग्रेट सर। बट सर अभी ना मेरे दिमाग में कुछ सवाल हैं, और बहुत ही प्यारे सवाल है मेरे दिमाग में, आप ज़रा सोच के देखिए ज़रा। आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, जी। अप एंड डाउन आते हैं, गिव अप करने का भी मन करता है, ठीक है, अभी आप उसको कैसे देखते हो? देखिए एकेडमी में कई बच्चे होते हैं, हाँ। वो सोचते हैं कि यार मेरा ये सेगमेंट कवर नहीं हुआ, मैं नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा। बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं, मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर कर रहे होते हैं, आते हुए क्वेश्चन भी गलत करने लग जाते हैं डिमोटिवेट होने की वजह से। बहुत तगड़ा रीजन है। या घर पे बैठा हुआ बच्चा है, वो कह रहा है कि यार मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी है लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। उसको यार या तो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हो, कोई ना कोई चाहिए यहाँ पर, जैसे ब्रिगेडियर सर हैं वो जाके मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को दैट यू कैन क्वालिफाई। अगर आपने त्याग करके अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आ रखे हो और प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यू हैव समथिंग इनसाइड यू। क्वालिफाई करना एक चाह है। जस्ट अपना और मेरा एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम लोगों के लिए डिटर्मिनेशन नहीं है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के, क्या हम क्वालिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैं अगर रैंडमली जाऊं बैंक का एग्जाम देने, मैं नहीं क्वालिफाई करूंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एसएससी इंटरेस्ट है, यूकेपीएससी इंटरेस्ट है, यूपीएससी इंटरेस्ट है, तो मेरे को एक फोकस पता है कि हाँ मेरे को इसकी प्रिपरेशन करनी है और डाई हार्ड तरीके से करनी है। उस टाइम पे जो फेजेस आते हैं कि कभी एकदम लो फील कर रहे हो, कभी एकदम मन करता है गिव अप कर दो, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स who have given so much amount of money on you, time on you, और आपकी खुद की जो विल है कि यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू ज्वाइन इंडियन आर्म फोर्सेस। इससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड अ मेंटर, जस्ट लाइक ब्रिगेडियर सर या फिर हम लोग हैं यहाँ पर, फैकल्टी हैं, आप वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हो कि यार नेवर गिव अप। कई बार होता है यार, कोई बच्चा स्क्रीनिंग आउट हो जाता है, कोई कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है, कई बार ऐसे फेजेस आते हैं बच्चे की लाइफ में। लेकिन ये तो बाद का फेज है, आप तो अभी रिटर्न फेज में हो। इसको क्वालिफाई तो करो, आगे तो पता नहीं क्या क्या लिखा होगा आपके लिए। ठीक है सर, दैट्स अ ग्रेट वर्ड्स आपने जो बताए, एंड आई थिंक नाउ द पाथ इज़ वेरी क्लियर कि निकलना कैसे है एग्ज़ाम। सो थैंक यू सो मच सर, और बहुत मज़ा आया। एंड आई होप कि जब बच्चे आपके पास आए ना, तो मेरे को ना एक डॉक्यूमेंट्री मिल जाए तो मज़ा आ जाए सर उनकी लाइफ का। अरे फॉर श्योर शुभ। और श्योर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जय थैंक हिंद यू सो सर। मच, इट वाज अ लवली इंटरेक्शन विद यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पलों